तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि करवक का संपूर्ण अध्याय आज ख़त्म करेंगे। इसमें आपका होगा लेखक परिचय एंड आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। एंड अगेन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होगा, अगेन आपके पास महत्वपूर्ण जानकारियाँ होगा। और इस तरह से हमें नहीं लगता कि कोई भी आपको पढ़ाया होगा। हाँ, हो सकता है कोई पढ़ा दे, लेकिन जिस तरह से आज पढ़ने वाले हैं उस तरीके से आप पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली सबसे पहले इसमें हम करवक के बारे में जानेंगे। करवक लिखे कौन थे? तो जायसी जी लिखे थे, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे थे, ठीक है ना। और यहाँ पर कवि का परिचय भी दिया गया है और इनके जन्म और निधन के बारे में बताया गया है। तो सिंपली इसमें हम जानने वाले क्या है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध लगभग 1492 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ और लगभग में माना जाता है कि 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी जी का मृत्यु हो गया था, ठीक है। अगर इनके जन्म स्थान यानी ये कहाँ पर रहते हैं और इसके निवास स्थान कहाँ है, ठीक है ना, मतलब ये कहाँ पर इसके जन्म हुए और ये कहाँ पर रहा करते थे, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली इसमें जन्म स्थान के बारे में बताया गया है कि जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जायसी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपको बोलना है कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी जी किस काल के कवि हैं? तो ये भी बात ध्यान रखना कि भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जी किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगेन हम इसके पिता के बारे में जानते हैं कि इनके परिवार में पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ, दोनों ध्यान में रख लेना, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ से आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि हम आपको लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, क्योंकि हमें पढ़ाते वक्त इन सभी का ध्यान नहीं रहता है, तो इसलिए हम पहले ही बोल दिए। तो सिंपली इनके पिता का नाम जो है मलिक शेख ममरेज है और आपसे पूछ सकता है कि इनका दूसरा नाम राजे अशरफ यानी मालिक राजे अशरफ है, ठीक है ना। अगेन बचपन में ही अनाथ हो गए थे, मतलब बचपन में ही इनके माता पिता से ये बिछड़ गए थे, इनके माता पिता का देहांत हो गया था, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या कि इनके गुरु के बारे में, ठीक है। इनके गुरु दो हैं, ये भी बात ध्यान रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। सूफी संत शेख मोहद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर, ठीक है। सूफी संत शेख मोहद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर। अगेन आपको पता होना चाहिए इनके व्यवसाय के बारे में, ये क्या क्या करते थे। अगर सिंपली बात करें, अभी तक हम क्या पढ़े थे कि जन्म इनका हुआ था 1492 ईस्वी में, ठीक है, 1492 ईस्वी में। एंड इनकी मृत्यु लगभग 1548 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज या मलिक, एक मिनट, मलिक शेख ममरेज या अगेन इसके पिता का नाम क्या है, या मलिक राजे अशरफ, ठीक है, मलिक राजे अशरफ, ओके। अगेन हम मृत्यु के बारे में पढ़ लिए थे और इनके दो गुरु भी थे, मलिक शेख मोहम्मद मोहद्दी सैयद अशरफ जहांगीर, ठीक है ना। और ये बचपन में ही अनाथ हो गए थे, ठीक है ना मेरे भाई। अगर इनके व्यवसाय या जीवन शैली के बारे में जानना चाहे तो प्रारंभ में खेती यानी प्रारंभ में जो है ये खेती करते थे यानी किसानी करते थे। बाद में यानी शेष जीवन जो बच गए उनमें ये फकीरी और संत जीवन में व्यतीत कर दिए, ठीक है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर इनके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहे तो ये चेचक रोग से प्रभावित थे, ठीक है, और इनके एक आंख और एक कान से भी वंचित थे। ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से कवि एक आंख और एक कान से वंचित थे, तो आपको बोलना है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी, ओके। अगेन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा कवि है जो चेचक से प्रभावित था, तो आपको बोलना है जायसी जी, ठीक है, जायसी जी। आशा है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप जो 1 घंटा का वीडियो देखेंगे हम लगभग वही वीडियो को 15 मिनट में क्लियर कर देंगे, ठीक है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक आंख और एक कान से वंचित था
और ये स्वभाव में मतलब कहते हैं ना कि भाई ये स्वभाव में मृदुभाषी यानी मतलब मधुर बोली बोला करते थे, संत प्रवृत्ति के थे यानी संत प्रवृत्ति के थे और मनस्वी व्यक्ति थे, ठीक है। और ये बचपन में ही है ना मेरे भाई, बचपन में साधु फकीरों के साथ बीता था जिसमें आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इनके प्रमुख रचना की बात करें, क्या मेरे भाई इनके प्रमुख रचना की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि पद्मावत, आखरावत, चित्ररेखा, कहरनामा, अखरा कलाम, होलीनामा, ये सभी इनके प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या है मेरे भाई इनके प्रमुख रचनाएं, जिनमें से आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और चित्ररेखा, ये चारों आप याद कर लीजिए, ठीक है। और अभी आपके पास बहुत समय है तो आप सबका सब याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, ये होलीनामा, ये सभी इनके रचना है। और इत्रावत तो भूलना ही मत मेरे भाई, ठीक है, इत्रावत भूलना ही नहीं है, ओके। अब इनके पास महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे कौन से कवि क्या कहते हैं नहीं कहते, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। जायसी को प्रेम के पीर की कवि कहा जाता है क्योंकि उनकी कविताओं में सच्चे प्रेम का दर्द मिलता है। और मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वह प्रेम मार्गी कवि थे, यानी प्रेम के रास्ता को सबसे बड़ा मानते थे। और मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं अवधी भाषा में कविता लिखते थे। आपसे पूछ सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी किस भाषा में कविता लिखते थे, तो अवधी भाषा में कविता लिखते थे, ठीक है। अवधी भाषा में कविता लिखा करते हैं, मतलब लिखा करते थे, अब नहीं है, ठीक है ना। और मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वो परम्याख्यान परंपरा के कवि थे, यानी उनकी रचनाएं प्रेम कहानी पर आधारित होती थी, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वह अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करता है, यानी एक नेत्र की तुलना किससे करता है तो मेरे भाई दर्पण से करता है। और यह भी ध्यान रखना है कि जायसी जी जो हैं भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे और करवक की उनकी रचना से लिया गया। और यहाँ से ये दो पॉइंट जो है मेरे भाई, ये दो पॉइंट जो है इनको आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना है, ठीक है। इनमें कहा क्या गया है कि पहला करवक जो है इनमें दो पद हैं, ठीक है ना, यानी पहला पद स्तुति खंड से लिया गया है एंड दूसरा करवक उपसंहार खंड से लिया गया है। जब आप इनके भावार्थ को देखेंगे, अगर आपसे व्याख्या पूछा जाएगा तो इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा करवक स्तुति खंड से है और कौन सा करवक उपसंहार खंड से लिया गया है। और ये भी पता होना चाहिए कि शुरुआत में वे किसान थे, बाद में उन्होंने फकीरी मतलब पूरा जीवन फकीरी में निकाल दिए थे, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी जी के रंग जो था वह काला था, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास भावार्थ है जो कि हम बाद में करेंगे, सिंपल यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया उनको पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर सिंपली बताया गया है कि करवक प्रथम पद से महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ठीक है। कवि स्वयं को एक नेत्र वाला बताते हैं। यहाँ से लगभग हमें लगता है कि आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शारीरिक कमी के बावजूद वे अत्यंत गुणवान हैं, यानी शारीरिक अगेन यहाँ पर हम देखते क्या है कि उनकी कविता सुनकर श्रोता मोहित हो जाते हैं, यानी जो सुनने वाला होता है ना मेरे भाई वह जायसी जी के कविता सुनकर मोहित हो जाता है। अपनी तुलना चंद्रमा से करते हैं जिसमें दाग तो होते हैं लेकिन वह भी प्रकाश फैलाते हैं। वे स्वयं को नक्षत्रों में शुक्र तारे के समान श्रेष्ठ बताते हैं, यानी शुक्र तारे जो होते हैं और नक्षत्र ग्रह जो होते हैं, ठीक है ना मेरे भाई, नक्षत्र में शुक्र तारे के समान श्रेष्ठ बताते हैं। समुद्र की तरह उनका काव्य गहरा और व्यापक है। जिस तरह समुद्र की लहरें गहरा और व्यापक होता है, उसी तरह मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो काव्य है वह भी गहरा और व्यापक है, ठीक है। सोने की तरह कष्ट सहकर व्यक्ति निखरता है। अपनी आंख की उपमा दर्पण से देते हैं। आंतरिक पवित्रता को बाहर रूप से अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, ठीक है। अब करवक के द्वितीय पद उपसंहार से महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर दिया गया है। कवि ने काव्य को प्रेम की पीड़ा से रचा है। इस कथा को हृदय के रक्त और आंसुओं से सींचा है। काव्य को अपनी अंतिम निशानी के रूप में प्रस्तुत किया है।
रथसेन, पद्मावती, अलाउद्दीन आदि पात्र में अब संसार में नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें हैं वह अभी भी इस पृथ्वी पर है। मनुष्य नश्वर है पर उसकी कीर्ति अमर रहती। फूल मुरझा जाता है लेकिन उनकी सुगंध बनी रहती। यश ना खरीदा जा सकता है और ना बेचा जा सकता है। सच्चा प्रेम और श्रेष्ठ कर्म ही अमरता का प्रदान करता है। यानी यहाँ से हमें लगता है कि कुछ बातें आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और इसी सभी पॉइंट से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब चलिए हम शुरू करते हैं अपना भावार्थ, ठीक है, जो कि लगभग में हमने सारा का सारा लेखक परिचय और इम्पोर्टेंट पॉइंट कर लिए थे, ठीक है। और यहाँ से अब हम सिर्फ अर्थ जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सिर्फ अर्थ जानेंगे। करवक के प्रथम पद से है, ठीक है ना। मतलब ये प्रथम पद शुरू हो गया और प्रथम पद लिया कहाँ गया से, तो पद्मावत से लिया गया है, ठीक है। और जो अर्थ है अर्थ और अगले वीडियो में करेंगे एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी वीडियो में रहेगा, ठीक है। फिर अगेन हम शॉर्ट क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है, और शॉर्ट लॉन्ग व्याख्या का, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं।